नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई को लेकर बड़ी खबर। अब मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। 30 मई को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होगी। करीब 2 घंटे ज्ञानवापी केस में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी। 7 याचिका कुल मिलाकर ज्ञानवापी मामले में लगाई गई है। अब जिस पर सुनवाई लगातार हो रही है, तो वाराणसी से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे। 30 मई को अगली सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे ये सुनवाई होगी, यानी कि सोमवार को ये सुनवाई होगी। करीब 2 घंटे ज्ञानवापी केस में सुनवाई हुई और जोरदार बहस भी यहाँ पर देखने को मिला है पक्ष और विपक्ष के बीच, जिसमें हिंदूवादी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अपनी बात यहाँ पर रखी गई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब अगली सुनवाई 30 तारीख को है ज्ञानवापी मामले पर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ज्ञानवापी केस से जुड़ा मस्जिद कमेटी ने शिवलिंग के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को अब अगली सुनवाई होगी। मंदिर मस्जिद पर चल रहे विवादों के बीच आज 2 अहम सुनवाई होनी थी। इसमें से मथुरा की ईदगाह मस्जिद भी है, जिससे जुड़े केस पर सुनवाई हो चुकी है। वाराणसी जिला कोर्ट में भी 2 घंटे लगभग इस केस को सुना गया। आपको बता दें कि जिस पर यह कहा गया है कि 30 मई को अब इस पर आगे की सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से इस पर केस की सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 तय की है। मुस्लिम पक्ष अपना आर्गुमेंट कंटिन्यू कर रहा है। मंडे के लिए सुनवाई रखी गई। कौन सी तारीख सर? आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस शुरू की और जो हमारी पेटिशन थी उसके एक एक पैरा पढ़े जा रहे थे और अब कोर्ट ने सुनवाई आज उनकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है, तो अब ये केस मंडे के लिए लगाया गया। आज क्या रहा? आज पूरा क्या रहा? आज वो हमारी पेटिशन के एक एक पैरा पढ़ रहे थे और कोर्ट पे बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बहुत धैर्य से सुना। हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा जब उनकी बहस खत्म हो जाएगी। अभी इस केस की सुनवाई मंडे को रखी गई है 2 बजे। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे 7/11 पर आज सुनवाई हुई है, क्या कुछ खास रहा? जोरदार बहस सुनने को यहाँ पर है कि हिंदूवादी की तरफ से जो पक्ष रखा गया था, उसके बाद आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अपनी बात रखी गई है। 2 घंटे की सुनवाई चली है, पूरी जानकारी। सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बहस चली है, क्योंकि प्रतिवादी पक्ष को बहस करना था तो उसको कोर्ट ने आज समय दिया था। कोर्ट ने जो है दलील उनकी सुनी है। उन्होंने टोटल 7-11 पे बहस की है और उनका कहना है कि जो कथित शिवलिंग है, मस्जिद है, उसको पूर्ण तरह से खारिज कर देना चाहिए। 1991 वर्षीय एक्ट के तहत एडमिट नहीं करता है। तो लगातार जो बहस उसका सिलसिला रहा, वो चलता रहा। उसके बाद प्रतिवादी पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने भी दलील रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कोर्ट को सूचित करना चाहिए ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग है, उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अतः उसे जो है वादी पक्ष को सुपुर्द किया जाए। तो कहीं न कहीं जो बहस का सिलसिला लगातार वो चलता रहा और लगभग 2 से 2.5 घंटे बहस चली है। सबसे बड़ी बहस का मुद्दा वही रहा 7-11 रूल के तहत उसे खारिज करने की बात लगातार अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता लगातार करते रहे, जिसकी बात जिला जज ने लगातार सुना और उसके बाद 30 तारीख का उन्होंने अग्रिम डेट दिया है। और उस डेट पर भी प्रतिवादी पक्ष की बहस को सुनेंगे। उसके बाद वादी पक्ष को मौका दिया जाएगा। रात्रि बिल्कुल। चलिए, एक चीज और है यहाँ पर धर्मेंद्र, जैसा कि हम हर बार इस पर बातचीत करते हैं कि माहौल कैसा है बाहर का, तो बिल्कुल आज वैसी स्थिति कोर्ट में भी नजर आई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि अफवाह है, इसे मात्र अफवाह फैलाया जा रहा है, जिससे उनके आराधना पर असर पड़ रहा है, उनकी प्रार्थना पर असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो आसपास के इलाके वहां पर भी असर पड़ रहा है। तो क्या स्थिति है, मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से जो बात कोर्ट में रखी गई है, क्या वैसा बाहर कुछ नजर आता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि जुम्मे की नमाज रही जिस दिन बाद सर्वे रिपोर्ट हुआ था, उसके 2 दिन बाद तो कहीं न कहीं गहमा गहमील का माहौल मुस्लिम पक्ष द्वारा देखा गया। वहां पे नमाज पढ़ने की जो संख्या रही वह नियंत्रित हो गई। भीड़ लगभग 5 से 6 हजार लोग पहुंच जाना और बिना सूचना के, चूंकि वहां कोर्ट की एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के बाहर जाके नमाज अदा करना, तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट के आदेश थे उसकी अवमानना करना, उसके बाद प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो उससे झड़प हुई। तो कहीं न कहीं जो पूरी रूपरेखा रही उसको लेके जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी की और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हुआ
आज ब्रैकेट किए गए, विश्वनाथ ज्ञानवापी को पूरी तरह से घेर दिया गया। जितने लोगों को इजाजत थी वो लोगों को मस्जिद में परिसर में जाने दिया गया। उसके बाद पुलिस ने, प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए रोक दिया। लेकिन बात ये की जाए, अगर जब मुस्लिम पक्ष द्वारा रोकने को तैयार नहीं थे तो प्रशासन ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोगों से बात की और उसके बाद उन लोगों से अलाउंस करवा के फिर वापस जाने की अपील करवाई। तब धीरे धीरे जो भीड़ का सिलसिला रहा वो छटते नजर आया। रात्रि जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। हम इंतजार 30 तारीख का करना होगा जब सोमवार को इस पर अगली सुनवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो आज ई बजट यानी कि आज बजट पेश किया गया और काफी अहम दिन आज का रहा क्योंकि सबसे बड़ा बजट इसे माना जा रहा था। योगी सरकार दोबारा सत्ता में है और उसका ये पहला बजट रहा। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बजट सत्र में 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,15,518 करोड़ का बजट पेश किया। आपको बता दें कि बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अंतर्गत 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अब इसमें अब किसानों के साथ भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर या बटाई पर खेती करते हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। अब इस योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के लिए 15,000 सोलर पंपों की जो स्थापना करवाई जाएगी। तो योगी 2.0 का महाबजट ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं किसानों के लिए क्या कुछ तोहफा इस बजट में रहा। लगभग 119 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण होगा। किसानों के लिए ये बजट भी खास रहा, काफी अहम रहा। सभी 1,535 थानों में महिला बीट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। सुरक्षा को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे थे उस पर ये कहा गया है कि 3 महिला बटालियन का गठन किया जाएगा। MSME में महिलाओं के कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए। मेरठ, बहराइच, कानपुर में ATS सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। वही बजट पेश होने के बाद इस पर रिएक्शन देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार है। बीजेपी सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं इस दौरान उन्होंने और भी क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट, जिस तरीके से सरकार हमेशा ये बताती है कि गन्ने का भुगतान इतना हुआ है, लेकिन सरकार बकाया नहीं बताती है। इसी तरह सरकार हमेशा ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये हमारा ये है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। इस सरकार ने पिंक बूथ बनवाए, 1090 का बजट बर्बाद कर दिया, आशा ज्योति केंद्र बर्बाद कर दिए, 181 में जो पर्याप्त बजट होना चाहिए वो भी नहीं है। आज सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बच्चियों पे घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और दूसरा जो पिछले साल का आंकड़ा है, अगर उस आंकड़े को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हत्याएं अगर किसी प्रदेश में हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ये एनसीआरबी का डाटा कहता है।
इधर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को अंधे कुएं जैसा बताया है। उन्होंने लगातार 2 ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार का बजट प्रथम दृष्टया वही घिसा पिटा, अविश्वसनीय तथा जनहित एवं जन कल्याण में भी खासकर प्रदेश में छाई हुई गरीबी, बेरोजगारी और गड्ढायुक्त बदहाल स्थिति के मामले में अंधे कुएं जैसा है, जिससे यहाँ के लोगों के दरिद्र जीवन से मुक्ति की संभावना लगातार क्षीण होती जा रही है। तो ये मायावती का ट्वीट है, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं क्या कुछ मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जनता की आंख में धूल झोंकने का खेल कब तक चलेगा। विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ, तो लोगों का क्या कुछ कहना था, आपको सुनवाते हैं। आज का बजट जो पेश हुआ है, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो जो नरेगा की मजदूर हो उनका मामला हो, स्वास्थ्य का विषय हो, इन सब लिहाज से ये एक बहुत ही निराशाजनक बजट है। इसी सरकार ने कहा था कि हम नई सरकार में किसानों की जो फसलों का दाम है उसे हम दोगुना कर देंगे। तो एमएसपी के वादों का क्या हुआ जो किसानों से किया गया था? देखिए, जिस तरीके से जन विरोधी सरकार का चेहरा सामने आ रहा है, यह बिल्कुल साफ है कि भले ही इनको दूसरा कार्यकाल मिल गया हो, पर जनता के हित में काम करके भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं है। इतने बजट तो भारतीय जनता पार्टी पेश कर चुकी है, क्या निकला? सिर्फ नंबर बढ़ाए गए, हवाई दावे किए गए ट्रिलियन इकोनॉमी के। लेकिन सही बात यह है कि उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता होती चली गई। यहां पर बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा। ये बात जनमानस को समझ में आ चुकी है। बजट सिर्फ और सिर्फ कोरा कागज है, सिर्फ हवाई है, जमीन पर उसका कहीं अता पता नहीं चला। जो पिछले बजट थे, आगामी बजट की भी हालत वही हो। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे बताया जा रहा है और तमाम जो वर्ग है उनका ध्यान इस बजट में रखा गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है बजट पेश होने के बाद? अब देखिए, राष्ट्रीय सरकार का आज तक का सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि 6,15,000 करोड़ का बजट है। अभी तक जितने भी बजट हुए रखे गए हैं, इतना बड़ा बजट किसी सरकार ने नहीं रखा है। खासकर जो बजट में जो संकल्प पत्र 2022 के पहले सरकार ने वादे किए थे, बीजेपी ने वादे किए थे, उसमें 130 संकल्प पत्र में वादे किए थे, जिसमें 97 संकल्प पत्र के वादों को इसी बजट में पूरा करने का वादा किया है। पूरा भारी भरकम बजट है। सभी जो वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासकर किसानों की बात करें या फिर गरीबी रेखा के जो निचले पायदान पे लोग हैं, उनके लिए वादा किया था कि फ्री 2 सिलेंडर साल में देना है। इस बजट में उसका प्रावधान रखा गया है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। तमाम ऐसे जो वादे हैं उसको पूरा किया है। हालांकि विपक्ष इस पर हमलावर हुआ है। विपक्ष का सुबह से मैं देख रहा था कि तौकीर खिदवई हमारे संवाद साथी हैं, वो कवर कर रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये छठा बजट है, छठे बजट में सब कुछ घटा है। तौकीर जी, विपक्ष का सुबह से आप कवर कर रहे थे, जनता का भी आपने रिएक्शन लिया है, किस तरीके से रिएक्शन मिले हैं इस बजट को लेकर भी? देखिए, हमारे कुछ किसान नेताओं से बात हुई और उसके बाद पब्लिक में जो बात हुई, तो किसान नेताओं के जो मुद्दे थे, वो उनके किसान नेताओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो गन्ना भुगतान को लेकर था और जो बिजली अदा करने का जो बिल अदा करने का वादा किया गया था मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोगों की उम्मीद थी कि कुछ इस तरह का वादा जो मैनिफेस्टो में किया गया है वो इस बजट में पूरा किया जाएगा और जो बिजली का बिल है वो आधा होगा। खासकर जो किसान है और पश्चिम यूपी का जो किसान है वो खासकर उम्मीद लगाए बैठा था, जिसमें भी फिलहाल ट्यूबवेल की बात की गई है कि ट्यूबवेल का जो खर्च होगा वो आधा किया गया है। आने वाले समय में 1,000 करोड़ का जो गन्ना किसान है वो भी भुगतान किया जाएगा। सरकार की तरफ से इस बजट में उसको भी जोड़ा गया है कि 1,000 करोड़ का जो भुगतान किया जाएगा फिलहाल। लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेरोजगारी और महंगाई। तो बेरोजगारी को लेकर इसमें कई ऐसे बजट में जिनमें देखा है कि ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये कहा गया है कि अलग अलग विभागों में, खासकर माध्यमिक शिक्षा में और स्वास्थ्य में कहा गया है करीब 75,000 पद भरने हैं। इसके अलावा अलग अलग जो 3 बटालियन पीएससी भरनी है महिलाओं की। तो जाहिर तौर पर जो ये बेरोजगार है उन्हीं को ही मौका मिलेगा और वो उधर की जो भीड़ बेरोजगारों की है वो इसी तरफ
सिमटेगी और उनको रोजगार मिलेगा। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि इस बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर घर में कम से कम एक आदमी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, इसका प्रावधान इसमें रखा गया है। निश्चित रूप से जो जिस तरीके से सरकार की उम्मीद थी कि बेरोजगारी को रोजगार मिले, नौकरी मिले जो युवाओं को, उसमें इस बात को रखी गई है। आपने युवाओं से भी बात की है, किस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं इस बजट को लेकर के? देखिए थोड़ी सी हताशा जरूर है, क्योंकि अभी बजट आया है, अभी लागू नहीं हुआ है। लोगों को कहना है कि पहले भी कई बजट आए लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हो पाते हैं, और जो आखिरी पायदान पे खड़ा आदमी है उसको उसका नहीं मिल पाता, लाभ नहीं मिल पाता है। तो लोगों का कहना है कि जो भी विभाग हैं, जैसे हमने देखा भी पिछले बार अभी सरकार आने से सरकार जैसे बनी थी उसके बाद सभी मंत्रियों को कहा गया था कि अपने अपने विभागों का डेटा दें। 100 डेज का एक रोड मैप तैयार किया गया था। तो सीधा सा संकेत था कि अपने अपने विभागों में जो वैकेंसीज हैं वो बताएं कि किन विभागों में कितने पद खाली हैं, तो उसमें आखिर उनको भरा जा सके। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिपार्टमेंट सरकार की वैकेंसीज का ब्यौरा देंगे और जिस तरह से सरकार तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये पूरे बजट में किसानों की ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि किसानों का बड़ा आंदोलन भी हुआ था। ऐसे में आपने भी राकेश टिकैत से बात भी की है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही है इस बजट को लेकर के? देखिए उनका कहना है कि जो प्रतिदिन हमारा जो खरीदारी होती है, सरकार जो हमसे खरीदती है, 200 करोड़ का करीब गन्ना खरीदा जाता है। तो 1000 करोड़ की जो भुगतान की बात की गई है बजट में, वो कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है किसानों के लिए। इसको और बढ़ाना चाहिए था ताकि वो भुगतान आसानी से हो सके। और इसके अलावा अब पेमेंट्स के मोड बदल गए हैं, तो उनका कहना था कि जो पेमेंट के तरीके हैं उसको इतना लंथी नहीं करना चाहिए। चलिए, और कुल मिलाकर मिले जुले रिएक्शन है, तो इस पर तो अब इतना बड़ा बजट है तो इस पर तो लंबी चर्चा होगी। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तौकीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए आप नजर डाल लेते हैं देहरादून की कुछ खबरों पर। योगी का बजट तो पेश हो गया है, लेकिन देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव भी होने हैं। चंपावत उपचुनाव अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के अंतिम दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 मई को चंपावत में प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी है। सीएम योगी के स्वागत के लिए चंपावत के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। योगी जी का उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर जी के समर्थन में, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ पार्टी को। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी जलेबी तलते नजर आते हैं तो कभी चाय बनाते देखे जाते हैं, कभी कभी जगह जगह बैठकर उपवास भी कर चुके हैं। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां लालकुआं हल्द्वानी के बीच बन रहे हाईवे पर हरीश रावत अकेले ही धरने पर बैठकर अपना विरोध जताते नजर आए। हरीश रावत चंपावत से चुनाव प्रचार करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उनका काफिला लालकुआं विधानसभा क्षेत्र पहुंचा, जहां वो हाईवे के अधूरे काम और जगह जगह हो रहे गड्ढे पर नाराजगी जताते धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर सीएम और केंद्रीय मंत्री से भी बात करेंगे। अपने सहयोगी हरीश दुर्गापाल जी के साथ इस सड़क को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ठीक करे, व्यवस्थित करे, और जिसको हम बरेली रोड कहते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को जिस तरीके से यहाँ के गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है, उसका सामना न करना पड़े, इसके लिए मैं बैठा था, धरना दिया था, हमने उस प्रश्न को उठाया था। उस दिन काम चला, फिर काम ठप है और अभी भी काम बहुत मंथर गति से चल रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ग्रीष्मकालीन प्रवास पर राजभवन नैनीताल पहुंचे। राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां मौजूद आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत, जिलाधिकारी धीराज सिंह, एसएसपी पंकज भट्ट समेत प्रशासनिक अफसरों ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि कुमाऊं मंडल में प्राकृतिक सुंदरता का अपना महत्व है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं। आगे उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल को गहराई से समझने के लिए तहसील और ब्लॉक स्तर तक घूमने की योजना है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं नैनीताल के इलाके में आया हूँ और दिल चाहता है कि कुमाऊं को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करूँ। पहले भी मैं यहाँ पे आया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट पे जाकर बहुत डिटेल ब्रीफिंग ली है
और अभी मैं तहसील और ब्लॉक लेवल के ऊपर में जाकर चीजों को बारीकी से जानना चाहता हूँ। और स्पेशल इलाका तो अलग से एक प्राकृतिक सुंदरता में अपना ही एक स्थान बनाता है और कुमाऊं के जितने भी निवासी हैं अपने आप में एक मेरे दिल में बहुत उनके लिए गहरा प्यार है। ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट सेंटर है और जिस प्रकार आपने प्रश्न किया है मैं कहूँगा कि उत्तराखंड के लिए ये सौभाग्य की बात है कि अभी 4 धाम की यात्रा चल रही है। चलिए इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।